आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो आईपीओ को लेकर आ रही है और शेयर मार्केट में एंट्री के लिए तैयार है, कंपनी का नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग। और कंपनी का जो इशू है वो खुल रहा है 10 फरवरी को, क्लोज होगा 12 फरवरी को। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 599 से 629 का रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 1269 करोड़ रुपए जुटा रही है। यानी जो ओएफएस कर रही है वो 1269 करोड़ का है, इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है वो कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है और उसको सप्लाई करने का है। इस वक्त कंपनी के बिजनेस को समझाने के लिए आईपीओ क्यों ला रहे हैं, बिजनेस के प्लान क्या हैं, फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मेरे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से दो लोग जुड़े हैं। मेरे साथ हैं शुभव्रत साहा जो एमडी और सीईओ हैं कंपनी के, और साथ में है तोहिन बासु जो सीएफओ हैं कंपनी के। मिस्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि ये बिजनेस वैसे तो हम समझ पा रहे हैं कि आप कॉन्क्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बिजनेस के बारे में बताइए कि क्या कैसे आपने शुरुआत की, कैसा रहा सफ़र और अब तक जो है वो ग्रोथ कैसी रही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। कंपनी का सफ़र 1992 में शुरू हुआ था, जब 3 टेक्नोक्रेट प्रोमोटर्स एक साथ आए। उस टाइम वो दूसरी कंपनी लार्सन टूब्रो में एक साथ काम किया करते थे। उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की और ये कंपनी आज के दिन में पायनियर, कैटेगरी क्रिएटर और डोमिनेंट मार्केट लीडर बनी उनके प्रयास से, उन टेक्निकल इनोवेशन और कैपेबिलिटी की वजह से, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से और हमारी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और असेंबली फैसिलिटी जो हम लोगों ने बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में लगाई है, उसकी वजह से ये चीज़ बन पाई। अगर आप देखें, कंपनी की शुरुआत सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर से हुई, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ ये पायनियर और कैटेगरी क्रिएटर, और आने वाले टाइम में 1992 से लेकर के 2014 तक ये कंपनी ने बहुत भरसक प्रयास करके इस कैटेगरी को अपना बना लिया। अगर आप कंपनी की ग्रोथ को देखेंगे, कंपनी का ग्रोथ जो है लार्जली एसएलसीएम से आया है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे एजैक्स ने अपने इनोवेशन सेंटर्ड कैपेबिलिटी की वजह से पूरे कंक्रीट इक्विपमेंट में जिस प्रकार के इक्विपमेंटों की ज़रूरत होती है उन सब में अपनी पेशकश रखी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट प्रोफाइल को और कंक्रीट इक्विपमेंट की वैल्यू चेन को, उसमें प्रोडक्शन के लिए मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट में हमारे पास सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर है, पूरी रेंज ऑफ बैचिंग प्लांट्स हैं। जब कंक्रीट बन जाता है बैचिंग प्लांट से, उसको ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ट्रांजिट मिक्सर्स है हमारे पास। जब ये ट्रांजिट मिक्सर एक साइट पर पहुंच जाते हैं, यहाँ तो वो नीचे माल गिरा देंगे कंक्रीट का, या फिर उसको ऊपर प्लेस करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोगों के पास हर तरीके के पंप्स हैं, चाहे वो कंक्रीट पंप्स हो, चाहे वो ट्रक माउंटेड बूम पंप्स हो। और कंपनी का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट भी है जो एसएलसीएम के चैसी पर बना हुआ है, जिसका नाम है सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप। तो जहां तक प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसमेंट का सवाल है, उसमें हमारे पास सभी पद्धति के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा इस कंपनी ने 2 मेजर बड़े लीप्स लिए हैं, जिसके अंदर पेविंग की कैटेगरी आती है और प्रिंटिंग की कैटेगरी आती है। आपको सुनकर ये खुश होगा कि भारत की ये पहली कंपनी है जिसने ग्राउंड अप इसको इंजीनियर करके पेवर्स को, यानी स्लिप फॉर्म पेवर्स जो कहलाते हैं, वो सड़क बनाते हैं कंक्रीट में, इसको बना करके कंपनी ने हाल फिलहाल रशिया में माल बेचा, हाल फिलहाल गैबॉन अफ्रीका में माल बेचा, वगैरह वगैरह। हमें बहुत उम्मीद है कि इस तरह की भारतीय कैपेबिलिटी को दर्शाने वाला ये एक अग्रणी कंपनी है एजैक्स। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर ट्रूली देखा जाए मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, ये एक बहुत एजैक्स ने एक सक्षम प्रदर्शन किया है हमारे इस प्रोडक्ट के जरिए। दूसरा, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एजैक्स पहली भारतीय कंपनी है जिसने ग्राउंड अप इंजीनियर करके 3D प्रिंटिंग को इन कंक्रीट को कमर्शलाइज किया और 2.5 मंजिलें 2 इमारतें बना के दुनिया को दर्शाया। तो जहाँ तक कंक्रीटिंग इक्विपमेंट का सवाल है, हम लोग एंड टू एंड इस कैटेगरी में प्रेजेंट है। हमारे पास करीब 16,000-17,000 कस्टमर्स हैं, 28,000 से ऊपर मशीनें ग्राउंड पर चल रही हैं। ये सारी चीज़ें सक्षम हुई हैं क्योंकि हमारे कस्टमर्स ने हमारे प्रोडक्ट्सों को सराहा है। उन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत काबिलियता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। एजैक्स के पास भारत के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है डीलर्स का। हमारा प्रेजेंस इंडिया के अंदर 23 स्टेट, 114 टच पॉइंट और 51 डीलर्स की वजह से हो पाया है। जहां तक ओवरऑल बिजनेस का सवाल है, पिछले दशक के अंदर जब से भारतीय सरकार ने
कैपेक्स की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, उससे एजैक्स को भी फायदा हुआ है। पिछले 10 दशक के अंदर 2014 से लेकर के 2024 तक एजैक्स का रेवेन्यू ग्रोथ 18% तक का रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है उससे इस कंपनी को काफी फायदा होगा। तुहिन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, और इस साल भी हमारा ग्रोथ अभी तक स्ट्रांग रहा है। आधा साल FY24 और आधा साल FY25 अगर देखें, उसमें भी कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है, तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छी है। मिस्टर बासु, जो ऐसा आपने बताया कि आपकी ग्रोथ अब तक की शानदार रही है, 18% की ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं, क्या ये ग्रोथ इसी रफ्तार से आगे भी कंटिन्यू रहेगी या हम कुछ थोड़ा सेटल डाउन होते हुए दिखेंगे कि नंबर थोड़ा नीचे आएंगे? देखिए, हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स में एक जो मिस्टर साहब बोल रहे थे, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर, जो आज के दिन पे 85% हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। हमारा एस्टिमेट्स के हिसाब से वो 15 से 18% के ग्रोथ रेट में बढ़ना चाहिए। हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट रेंजेस हैं, जो बैचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, बूम पंप्स इत्यादि हैं, उसका ग्रोथ रेट हम 4 से 5% SLCM के ग्रोथ रेट से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। तो जो दशकी ग्रोथ रेट जो मिस्टर शाह ने बोला 18% का, हम लोग देख रहे हैं कि SLCM और नॉन SLCM दोनों प्रोडक्ट कैटेगरी और उनके स्पेस के साथ अगर देखें और जो हमारा एक्सपोर्ट्स पे फोकस है वो देखें, तो उस तरह का ग्रोथ रेट हम अगले 5 साल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विकास जी, मैं कहना चाहूंगा कि एजैक्स को, जैसे मैंने बताया था पहले भी, मार्केट लीडर है, डोमिनेंट मार्केट लीडर सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर कैटेगरी में। हमारे यहाँ पर 75% रिटेल मार्केट शेयर है जो गवर्नमेंट के ई वाहन साइट पर रजिस्टर होता है और यही डोमिनेंस हमारी मार्केट में हम उम्मीद करते हैं बरकरार रख पाएंगे अगर हम 15 से 18% ग्रोथ इस कैटेगरी को दे पाएं। मिस्टर साहब, मैं आपसे बिजनेस के नेटवर्क के बारे में समझना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी मौजूदगी किन किन राज्यों में है और आप इसके अलावा इंडिया के बाहर किन देशों में कारोबार कर रहे हैं। ये डिटेल्स क्या है कि आप कितने राज्यों में और कितने देशों में कारोबार कर रहे हैं? मैं दोनों के ऊपर टिप्पणी रखूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे ग्लोबल नेटवर्क। देखिए, ऐसा है कि एजैक्स ने अपना एक्सपोर्ट्स का बिजनेस जो है 2018 से शुरू किया। उसके बाद तो खैर कोविड का पीरियड आया, लेकिन अगर सन 2022 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े देखे जाएं तो उसके अंदर एजैक्स ने 26.5% का केगर रजिस्टर किया है। हम लोग प्रेजेंट हैं 25 डीलर से और 46 देश हैं जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स आज मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, कस्टमर को जो प्रोडक्टिविटी, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस और हाई रीसेल वैल्यू की वजह से हमारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वैसा ही चीज ग्लोबल मार्केट्स के अंदर रहेगा। इस वजह से हमारा काफी एफर्ट रहता है कि हम लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सक्षम बनाएं, ट्रेनिंग करें वगैरह वगैरह, ताकि वो कस्टमर्स को उस तरीके की सर्विस दे पाएं जिससे हम ग्लोबली कंपेटिटिव हो जाएं। हमारी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस है हमारा 25% केगर के हिसाब से आने वाले टाइम में रहेगा। आज के आंकड़े के अंदर वो छोटा बिजनेस है हमारे लिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा एजैक्स अपना झंडा अपने ग्लोबल एरिना में भी अच्छी तरीके से गाड़ पाएगा। एज फार एज जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की काबिलियत है, एजैक्स ने कई सालों के अंदर अपनी अच्छी पोजीशन बनाई है और एजैक्स हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंक्रीट इक्विपमेंट डीलर्स इन द कंट्री। हमारे पास 51 डीलर हैं, 23 स्टेट्स हैं जहां पर हम लोग लोकेटेड हैं, 114 टच पॉइंट है जहां पे सेल, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स को एक्सेस किया जा सकता है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो डीलर्स हैं उनके पास कम से कम 3 से 5 लोग सेल्स में हैं, 3 से 5 लोग सर्विस में हैं। तो 51 डीलर्स की वजह से हमारा जो फीट ऑन स्ट्रीट है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। कंपनी के पास अपनी तरफ से करीब 60 लोग सेल्स में हैं, करीब 80 लोग सर्विस में है। तो एक बहुत स्ट्रांग आंकड़ा है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू एक्सेस सेल्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स टू हेल्प प्रोवाइड। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप लोग किसी को भी मतलब बिल्कुल दूर दराज के इलाकों पर पहुंचना पड़ता है, तो इसलिए नेटवर्क होना बहुत जरूरी है जिसका हम लोगों को फायदा मिल पा रहा है। मिस्टर बासु, चूंकि हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो आईपीओ में आपने पूरा का पूरा ओएफएस रखा है, फ्रेश इशू नहीं रखा। तो क्या आपको ग्रोथ के लिए फ्रेश इशू की जरूरत नहीं थी, फ्रेश कैपिटल की जरूरत नहीं थी? क्या आप इंटरनल अक्रूवल से फंड करने वाले हैं आपने आगे की ग्रोथ को? जी, देखिए, हमारा जो कैश कन्वर्जन है वो कैश कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है इस कंपनी का। पिछले 2 साल में अगर देखें तो हमारा जो
OCF टू EBITDA रेशियो है वो 70% के आसपास है, और हमारे पास 700 करोड़ का कैश बैलेंस था मार्च 24 के एंड तक। तो जो इंटरनल एक्रूवल्स की ग्रोथ की क्षमता है इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है, और जो ग्रोथ रेशियोज मैंने आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, वो हम पूरी तरीके से अपने इंटरनल एक्रूवल से फंड करने में सक्षम हैं। इसीलिए इस टाइम कोई प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है कंपनी को। मिस्टर साहब, आपने एक प्रोडक्ट की लगातार बात की, SLCM की बात आप कर रहे हैं, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर्स की बात कर रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट अकेले ही आपके रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या इसे आप एक रिस्क की तरह नहीं देखते? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट को लेकर अगर डिमांड कम होती है या कोई परेशानी आती है तो फिर पूरे रेवेन्यू पर इंपैक्ट होगा, या आप इसे अपना एक स्ट्रांग होल्ड मानते हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसे हम ही सप्लाई कर रहे हैं और हम सबसे बड़े सप्लायर बने रहेंगे आगे भी? हमें बहुत खुशी है बताते हुए कि इस प्रोडक्ट ने हमारे कस्टमर्स को सक्षम बनाया है, उनकी जिंदगियां बनाई हैं, और उसके कई कारण हैं। अगर आप देखेंगे भारत के अंदर सीमेंट का यूज जो है ग्लोबल पर कैपिटा के हिसाब से आधा है, करीब करीब 260 किलोग्राम इंडिया का यूज है। ग्लोबल एवरेज जो है 470 से लेकर 520 का है। चाइना का अगर मैं उदाहरण दूं तो 1400 से लेकर के 1500 किलोग्राम का है। अगर आप सीमेंट का यूज देखें, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर करीब 11 से 13% का यूज होता है। अगर आप पिछले 5 साल के अंतराल को देखें तो उसमें करीब करीब 5% केगर आया है सीमेंट कंजम्पशन में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये GDP प्लस प्लस इन द रेंज ऑफ 7 to 8% रहेगा 24 से लेकर के सन 29 तक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कंक्रीट का जो डिमांड रहा है या कंक्रीट की जो कंजम्पशन रही है वो भी 5% पिछले केगर रहा है 19 से 24 तक, और उम्मीद करते हैं सीमेंट की तरह ये भी करीब करीब 7 से 8% GDP प्लस प्लस में रहेगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि RMC पेनिट्रेशन भारत के अंदर सिर्फ 11% है, विदेशों में एवरेज कम से कम 5 से 6 गुना है। और अगर चीन का उदाहरण लिया जाए तो 2003 के अंदर चीन में RMC पेनिट्रेशन 24% था और 20 साल के अंदर ये 76% हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों इकोनॉमीज का बिजनेस मॉडल सिमिलर रहेगा, लेकिन जो चीज मैं दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि सीमेंट और कंक्रीट दोनों का पेनिट्रेशन कम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, भारत के अंदर मैकेनाइजेशन लेवल अभी भी बहुत कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर ये दर्शाया गया 19 से 24 के अंदर भी मैकेनाइजेशन बढ़ा है और 24 के 29 के अंदर भी मैकेनाइजेशन बढ़ेगा, जिस वजह से SLCM का जो ग्रोथ रहेगा वो कम से कम 15 से 18% हम उम्मीद करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट इस बार भी अपने बजट के अंदर कैपेक्स की तरफ अच्छा रुझान रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि 11.2 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है उसके अंदर एग्जीक्यूशन तेजी से होगा, जिससे हम लोगों को फायदा मिल सकेगा। जहां तक SLCMs का यूज है, ये काफी वाइड स्प्रेड यूज होता है। तो PWD के अंदर देखेंगे, आप देखेंगे PMGSY के अंदर, PMAY के अंदर, इरिगेशन के अंदर, वाटरवेज के अंदर, रेलवेज के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इंडस्ट्रियल के अंदर, कमर्शियल के अंदर जो प्राइवेट कैपेक्स में आता है, सभी में इस्तेमाल होता है। मोटा मोटा आप ये मान के चले कि गवर्नमेंट कैपेक्स और प्राइवेट कैपेक्स का रेशियो कम 2/3 से लेकर के 70%, और उधर प्राइवेट कैपेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 30% का यूज होता है। तो जहां तक SLCM के ग्रोथ का सवाल है, हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी मैकेनाइजेशन का फासला बहुत दूर बाकी है, और जिस तरह का यूज होता है इसके कि स्मॉल बैचेस ऑफ कंक्रीट, फ्रीक्वेंट बैचेस ऑफ कंक्रीट इन 4x4 टाइप ऑफ एप्लीकेशन जहां पर भी रहेगा वहां पर SLCM ही सक्षम होगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 18% की ग्रोथ का आंकड़ा हम मेंटेन जरूर कर पाएंगे। जहां तक रहा नॉन SLCM कहानी, हम ये बता देना चाहते हैं कि नॉन SLCM के अंदर भी अच्छा ग्रोथ एजैक्स दर्शा पा रहा है। मैं कुछ उदाहरणों के समक्ष आपको ये चीज पेश कर देना चाहता हूं कि अगर आप बूम पंप्स का 3 साल का आंकड़ा देखें, और भारत के अंदर वर्टिकल ग्रोथ काफ़ी होती जा रही है, और उस वर्टिकल ग्रोथ के अंदर आप देखेंगे कि बूम पंप्स और कंक्रीट पंप्स की ज़रूरत पड़ती है। और बूम पंप की इंडस्ट्री ने पिछले 3 साल में 22 से लेकर 24 के अंदर CAGR रहा है बूम पंप की इंडस्ट्री का 30%, एजैक्स का ग्रोथ रहा है 64%। सिमिलरली अगर कंक्रीट पंप में देखा जाए, इंडस्ट्री की ग्रोथ 20% रही है, एजैक्स का ग्रोथ कंक्रीट पंप के अंदर 21% रहा है। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिससे हमें महसूस होता है कि इसके अंदर अच्छी ग्रोथ आएगी।
तो मान कर चलिए हम कि हम SLCM के अंदर 15 से 18% ग्रोथ, 400 to 500 बेसिस पॉइंट्स हायर फॉर नॉन SLCM बिजनेस। अगर हम स्पेयर पार्ट्स का आंकड़ा देखें तो वो भी कम से कम 20% का ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर सकता है। और एक्सपोर्ट्स के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि कम से कम 25% की हम आशंका रखते हैं कि आने वाले समय में हम ग्रो कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से हमारी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी रहेगी वो काफी स्ट्रांग और कॉम्पोजिट रहेगी, लेकिन ये जरूर है कि SLCM इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड उसके ऊपर हमारा रुझान हमेशा ही स्ट्रांग रहेगा। हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, रिलायबिलिटी, उसका सर्विस अप टाइम, उसका रीसेल वैल्यू सब स्ट्रांग होने की वजह से हम आने वाले समय में उसकी एप्लीकेशंस वगैरह की वजह से हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ग्रोथ उसमें भी आता रहेगा। मिस्टर वासु, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं SLCM की, तो SLCM में पर्टिकुलरली मैं समझना चाहता हूं कि मार्जिन क्या रहते हैं, क्या एवरेज मार्जिन से ज्यादा रहता है SLCM के अंदर? देखिए, हम लोग प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज हम मार्जिन डिस्क्लोज नहीं करते हैं, पर अगर आप हमारा एवरेज ग्रॉस मार्जिन देखें तो SLCM का जो मार्जिन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और हमारे जो नॉन SLCM है उसका मार्जिन थोड़ा सा उससे कम रहता है, पर ब्लेंडेड मार्जिन पे पूरा रिपोर्टिंग होता है। तो ओवरऑल ब्लेंडिंग मार्जिन की अगर बात करें EBITDA मार्जिन की, तो हम 15 से 16% के आंकड़े को अचीव करेंगे। मिस्टर साहा, क्या आप SLCM के अंदर कोई और यूनिक प्रोडक्ट भी डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं? क्योंकि SLCM की जैसी हमने बात की, क्या इस तरह का कोई और प्रोडक्ट भी आपके पाइपलाइन में है जो इस पूरे लैंडस्केप को चेंज करेगा, या फिर उसमें आपको काफ़ी रेवेन्यू दिखता है, पोटेंशियल दिखता है काफ़ी आगे जाकर? देखिए, एजैक्स ने अपनी इनोवेशन सेंटर्ड कैपेबिलिटी को कई मायने में अच्छी तरीके से दर्शाया है। और मैं पहले बता रहा था कि एक पहली भारतीय कंपनी है जिसने ग्राउंड अप स्लिप फॉर्म कंक्रीट पेवर को इंजीनियर करके विदेशों में बेचा है। ये एक हमारे लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। हम ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में अगर हम मैकेनाइजेशन को कई तरीके से अगर एक्सेलरेट कर पाएँ, एक यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करने के साथ अगर हम ये कर पाएँ, तो हमें बहुत उम्मीद है कि हम अच्छे सोल्यूशन दे पाएंगे हमारे कस्टमर्स को, जो हमारे टियर बी या हिंटरलैंड में हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मुझे ऐसा महसूस होता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है, इनोवेशन सेंटर्ड प्रोडक्ट्स जो है, हमारे मार्केट को काफ़ी सपोर्ट दे पाएंगे, हमारे कस्टमर्स को सपोर्ट दे पाएंगे। और बहुत उम्मीद है कि अगर हम उस टाइप के प्रोडक्ट लाएँ और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको इसके ऊपर हम लोग बताएंगे कि किस तरीके का प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह। बहुत शुक्रिया मिस्टर वासु एंड मिस्टर साहा, आज समय निकालने के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से बिजनेस को समझाया, बताया कि आप IPO क्यों लेकर आ रहे हैं और इससे आप क्या करने वाले हैं, आगे की ग्रोथ कैसी रहेगी, आपकी क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार दर्शकों के लिए मैं एक बार डिटेल बता देता हूँ दोबारा से। ये कंपनी का IPO खुल रहा है 10 फरवरी को, 12 फरवरी को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 599 से 629 का रखा गया है। इस IPO में कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। जो OFS है वो 1269 करोड़ रुपए का है, वो 1270 के आसपास का है, 1270 करोड़ का OFS है। और मेरे साथ कंपनी के मैनेजमेंट के 2 लोग थे जिन्होंने बताया कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, ग्रोथ के क्या प्लान्स हैं।